स्वागत दोस्तों आपका शेयर बाइक एजुकेशन में MED2 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 9 पढ़ना है, राज द्वारा किए गए प्रयास यानी एफर्ट मेड बाय स्टेट। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शेयर बाइक एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आइए समझते हैं इसमें राज के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए। पहला है भारत में पर्यावरण विधायन के विकास का चित्रण कीजिए। देखिए इसके जो इंग्लिश वर्जन है, इन सब का जो इंग्लिश PDF है, ये इसी PDF के बाद में आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो इसका इंग्लिश वर्जन PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, साफ साफ सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम खोलना है आपको। वहाँ पर आपको सर्च में शेयर बाइक एजुकेशन लिखना है और फिर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि इंग्लिश वर्जन इसका PDF का मिल जाएगा। तो चूंकि होता क्या है कि अगर इसमें साइड में इंग्लिश ऐड करते हैं तो ये देखने में बड़ा होता है और सेकंड पार्ट बनाने पड़ते हैं इसमें, इसलिए इसको आसानी की खातिर इसमें इंग्लिश को इस PDF के बाद में ऐड किया गया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि जो पर्यावरणीय विधान के विकास का चित्रण कीजिए। संसार के अन्य देशों की भांति भारत भी पर्यावरणीय समस्या से जूझ रहा है। इस संबंध में भारत में संवैधानिक तौर पर अनेक कानून बनाए गए हैं। तो संवैधानिक तौर पर पर्यावरण समस्याओं से जूझने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। भारत ने सर्वप्रथम 1976 में संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A जोड़कर राज्य को अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का नैतिक दायित्व सौंपा है। अनुच्छेद 51A और G जोड़कर नागरिकों को भी अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति निष्ठावान एवं दयालु बने रहने की कर्तव्य दिया है। तो साथ ही साथ जहाँ एक और उसने भाग 4 में 48A जोड़कर राज्य को पर्यावरण संरक्षण का नैतिक दायित्व सौंपा है और वहीं जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें भी 51A का G में जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रति हमेशा दयालु और निष्ठावान रहने का कर्तव्य का भी उल्लेख किया है। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 में पर्यावरण संबंधी मामले दर्ज कराने हेतु अन्य प्रावधान किए गए हैं। दंड संहिता धारा 268 में सार्वजनिक बाधा यानी पब्लिक न्यूसेंस को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह जनतंत्र की धारणा को चोट पहुंचाने वाली, खतरा उत्पन्न करने वाली, निकट संपत्ति वालों के लिए जोखिम बनाने अथवा सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने वाले के मार्ग में रुकावट डालने का कार्रवाई करती है। यानी कि ऐसे लोग हैं जो जनतंत्र की धारणा को चोट पहुंचाते हैं या खतरा उत्पन्न करते हैं या जो भी संपत्ति है उसको जोखिम उसको बनाते हैं या निकट संपत्ति वालों के लिए जोखिम बनाने और जो सार्वजनिक अधिकार है उसका जो उपयोग करते हैं गलत कार्य के लिए, उन सब में रुकावट डालने का या कार्रवाई करती है। कुल मिला के जो भी पर्यावरण का जो भी हनन होता है किसी प्रकार से किसी के भी द्वारा, उसको यह रोकता है धारा। अगला, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में लगभग 200 अन्य कानून भी बनाए गए हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जोखिम, द्रव्य जीवन, जैव विविधता संबंधी अनेक कानून नीतियां भारत में लागू की गई हैं। जल प्रदूषण रोकने हेतु 1974 में एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, इसमें जानबूझकर जल प्रदूषण फैलाने अथवा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। 1975 में उद्योगों के लिए सूचना प्रदान करने तथा 1977 में उद्योग द्वारा जल कर देयता की व्यवस्था की गई है। निर्धारित फॉर्म और अनुसूचियां 1948 के जल कर नियम के में दी गई हैं। कुल मिला के राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की है प्रदूषण रोकथाम हेतु। और वहीं कुछ जो प्रदूषण फैलाते हैं और जो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर या प्रदूषण फैलाने पर उसका दंडनीय कार्यवाही का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ 1975 में उद्योग के लिए एक सूचना प्रदान की गई है जो जल कर देयता की व्यवस्था इसमें कर गई है, यानी कि टैक्स के रूप में इसको भुगतान करेगा जो भी उद्योग होगा। और साथ ही साथ निर्धारित फर्म और अनुसूचियां 1978 के जल कर के नियम में इन सब की सूचियां प्रदान की गई हैं, किनकी जो भी फर्म्स या जो भी लोग
देंगे इसका टैक्स। आगे समझते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए 1981 में वायु अधिनियम बनाया गया। प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर प्रतिबंध लगाने और आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की व्यवस्था की गई है। इन दोषी लोगों को दंड देने का प्रावधान भी है। जोखिम भरे मलबे के उचित रखरखाव और निपटान के लिए 1989 में जोखिम निर्धारित नियम बनाया गया। तो जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, इन सब जो भी होता है, जो भी ऐसे जोखिम भरे मलबे होते हैं, उसका उचित रखरखाव और निपटाने के लिए भी एक नियम बनाए गए हैं। और रोकथाम के लिए जो भी प्रदूषण होता है, इनके लिए जो दोषी लोग हैं, इनको दंड का भी प्रावधान किया गया है जो प्रदूषण फैलाते हैं। आगे समझते हैं। मलबे के उत्पादक को निपटाने और इससे निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ नियम स्वास्थ्य रक्षा, पशुनाशक, पौधों के कीटाणुओं और वांशिक परिवर्तित जीवों से जुड़े समितियों की भी स्थापना के संबंध है। 1989 का विधान जोखिम रसायनों से संबंधित उद्योगों का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकरण की स्थापना था। 1991 में कानून सार्वजनिक दायित्व बीमा का व्यवस्था करता है। कुल मिला के यहाँ बात जो पर्यावरण संबंधी रोकथाम है, जो प्रदूषण ना फैले, उसके लिए कई सारे विभागों का व्यवस्था की गई है। जो ये विभाग किसके किसके साथ उनका क्षेत्र बांट दिया गया है, जैसे कि पशुनाशक हो गए, पौधों के कीटाणुओं हो गए, और ये जो भी परिवर्तन होते हैं, स्वास्थ्य रक्षा हो गई। इन सभी विषयों पर उनका अपना एक बोर्ड गठित है जो इन सब पे रखरखाव करता है और रोकथाम में कार्य करता है। 1927 का भारतीय वन अधिनियम राजस्व संबंधी नीति का प्रतिबंधन करता है, जो औपनिवेशिक युग के देन है। यह वनों के उत्पादन के नियमन, लकड़ी पर कर लगाने की व्यवस्था करता है। यह कानून राज्यों को वन क्षेत्र को आरक्षित बनाने, यानी कि सुरक्षित आरक्षित बनाने, रिजर्व बनाने, वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार भी देता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों के पारिस्थितिक मूल्यों पर बल देता है। अधिनियम के तहत कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आरक्षित क्षेत्र के आरक्षणों को रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बात की गई है कि किस प्रकार से वनों की कटाई को रोकथाम के लिए वहाँ पर लकड़ी पर टैक्स की व्यवस्था की गई है, और वन संरक्षण अधिनियम को पारित करके वनों को भी सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर राज्यों की सरकार करती है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूचित पशुओं के शिकार के नियमन और विशेष पौधों की रक्षा से संबंधित है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों को वन्य जीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य घोषित करने को शक्ति देता है। यानी कि ये जो कानून होता है, ये शिकार करने के विपक्ष में, यानी कि शिकार करने जैसी प्रथाओं को या शिकार करने जैसे कार्य को बाधित करता है। साथ ही साथ सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित कर सकते हैं। जैव विविधता की रक्षा के लिए 2002 में कानून बनाया गया। इसमें जैव विविधता की रक्षा, टिकाऊ उपयोग आदि की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विधायी उपायों के अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति, पर्यावरण एवं विकास विषय पर नीतिगत व्यक्ति 1992, राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन्य जीव संरक्षण कार्यनीति 2002 जैसी नीतियां बनाई गई। अब इसमें आपको मुख्यतः मेन कानून याद कर लेना है, या वो कानून किससे संबंधित हैं उनको भी याद कर लेना है। वही आपको एग्जाम में इसको एलैबोरेट करके लिखना है। जैसे कि सारे वर्ष दे रखे हैं जिस दिन वो कानून आए हैं, और वो कानून किसके साथ डील करता है, ये आपको मुख्यतः नोट कर लेना है। आगे समझते हैं। अगला इसमें पूछा गया है, भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थापित संस्थाओं का क्या योगदान है। क्या समझते हैं इसमें कि क्या क्या संस्थाएं स्थापित की गई हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इन संस्थाओं का योगदान का आकलन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। समझते हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति NCEPC 1972 पहले पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च निकाय था। 1980 में पर्यावरण संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देने समन्वय के लिए पर्यावरण विभाग बनाया गया था। कुल मिला के पर्यावरण संबंधी जो कार्य हैं उसको प्रोत्साहन करने के लिए इसका गठन किया गया था, और पर्यावरण विभाग में समन्वय बने रहे इसके भी यह कार्य करता है। और कुल मिला के इसका जो मेन उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण है। अगला है इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985। यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण के मामले में पूर्णतः शक्ति संपन्न है। यह पर्यावरणीय कार्यक्रमों के नियोजन, प्लानिंग मतलब प्रोत्साहन, नीति निर्धारण के दायित्व को निभाता है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालय
इस मंत्रालय के अधीन आते हैं या मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है पर्यावरण संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन, यानी कि पर्यावरण के संबंधी जो कानून है उसका क्रियान्वयन करवाना। अगला है पर्यावरण नीति बनाना, प्रदूषण की समीक्षा या नियंत्रण करना, कितना प्रदूषण हो रहा है और उसको कैसे नियंत्रण करना है ये। अगला है पारिस्थितिकी का विकास करना, यानी कि इकोसिस्टम जो है वहाँ का हैबिटेट हो, यहाँ पे फ्लोरा एंड फना, फले फूले, ऐसा विकास करना वहाँ पर। पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षा प्रशिक्षण की जागरूकता देना, यानी कि लोगों तक जन जन तक इसका शिक्षा पहुँचाना और शोध की को बढ़ावा देना इसमें और जागरूकता फैलाना। अगला है वन तथा वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित अनुमति देना, औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रदूषण या इसके रोकथाम के लिए कार्य करना। तो यह सभी मेनली काम थे जो यह बोर्ड करता है। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB 1974। पर्यावरण मंत्रालय के से संबंध यह बोर्ड जल और वायु से संबंधित अधिनियमों का क्रियान्वयन करता है, यानी मेनली किसके किसके साथ डील करता है, जल और वायु के साथ। यह औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्य करता है। जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पहला है इसमें तकनीकी अनुसंधान पर ये कार्य करता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी रिसर्चेज हैं। अगला है सूचना प्रचार। अगला है प्रशिक्षण और जागरूकता, जल वायु की गुणवत्ता संबंधी मानकों को निर्धारण करना, जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजना का निर्माण करना, कार्यक्रमों का नियोजन करना। तो ये कुल मिला के जो बोर्ड होते हैं या प्रशिक्षण, प्रचार करना और रोकथाम करना, इन सब के साथ डील करते हैं। अगला है समझते हैं इसमें, चौथा है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997। यह पर्यावरण नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत को सुनता है और उनका निर्णय करता है। तो ये मेनली जो नियंत्रण अधिकारी हैं उनके विरुद्ध शिकायत सुनाने हेतु इसका गठन किया गया है। अगला है पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनके बारे में समझते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु दायित्व सौंपे गए हैं। पंचायतों में निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे भूमि सुधार, मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन। नगर विकास के पारिस्थितिकी पक्ष के जुड़े कार्य करना, भारत की, ठीक है, ये चार मेनली इसमें पॉइंट हो गए। पहला है भूमि सुधार पर कार्य करना, मृदा संरक्षण पर कार्य करना और जल प्रबंधन पर कार्य करना। और नगरीय विकास के परिस्थिति के पक्ष से जुड़े कार्य, जो नगरीय विकास होता है उससे कार्य जो जुड़े होते हैं उसको सौंपा गया है। अगला है इसमें भारत की प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, वन प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, वन्य जीवन संस्थान, वन अनुसंधान और शिक्षा की भारतीय परिषद जैसे संस्थान भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। सामाजिक और कृषि वानिकी देखभाल, ये भी एक पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ तक जो पॉइंट है ये बता रहा है कि और भी जो ऐसे अनुसंधान हैं जो निरंतर कार्यरत हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु। अगला समझते हैं, नगर पालिकाएं पर्यावरण के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य करती हैं। शहरी नियोजन, ठोस मलबा प्रबंधन, शहरी वनीकरण, नगरीय विकास के पारिस्थितिकी पथ से जुड़े कार्य, यानी जो शहरी नियोजन है, कौन कहाँ रहना है, कहाँ उचित जगह से कचरा फेंकना है, ये शायद शहरी नियोजन में आता है, कहाँ से नाली निकलेगी। अगला है ठोस मलबे प्रबंधन, यानी जो डस्ट, जो वेस्ट मटेरियल जाता है उसका प्रबंधन करना। शहरी वनीकरण भी होता है और इसमें नगरीय विकास के पारिस्थितिकी पथ से जुड़े कार्य भी होते हैं, यानी कि जो विकास कार्य होते हैं इससे जुड़ा होता है। अगला है भारत की प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, ये पॉइंट यही हो गया, इसमें 2 बार रिपीट हो गया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो यही 5 ऐसी संस्थाएं थी जो निरंतर राज्य स्तर पर गठित की गई हैं। राज्य मतलब एक देश होता है तो पॉलिटी में, तो देश स्तर में जो भी पर्यावरण से निपटने के लिए ये सभी संस्थाएं गठित की गई हैं। इस प्रकार से भारत अपना जो पर्यावरण संरक्षण है उस पर योगदान देता है। और इसी का आपको इंग्लिश वर्जन का जो PPT है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर पसंद आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।